नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल पर। हम पिछले काफ़ी दिनों से भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ लिया है और ये जान लिया है कि आज से ठीक 4000 साल पहले इस देश की स्थिति कैसी थी। हमने ये भी पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कि यहाँ तो भूकंप की वजह से हुआ है, यहाँ फिर सिंधु नदी में बाढ़ आने की वजह से हुआ है, या फिर यहाँ का जो रेगिस्तान है वो सूखता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे वो नष्ट हो गया, या फिर एक कारण और हमने पढ़ा है वो हो सकता है कि यहाँ पर शायद कोई महामारी फैली हो। जिस प्रकार वर्तमान में कोरोना महामारी फैल रही है उसी प्रकार उस समय भी कोई महामारी फैली होगी जिस वजह से बीमारी से लोग मर गए होंगे। उस मरने के बाद कई सालों बाद यहाँ पर कुछ लोग रहने लगे। अब वहां से हम स्टार्ट करते हैं। उस सभ्यता को कहते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो 2350 से लगा करके 1750 ईसा पूर्व की बात। जब 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद एक नई सभ्यता आई है, वो आई है 1500 ईसा पूर्व, यानी 250 साल बाद वापस यहाँ पर लोग रहने लगे और वो थे, उसी सभ्यता कहते हैं वैदिक सभ्यता। उसी सभ्यता को क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है वेद, इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन है। तो भारतीय जो इतिहासकार है वो अमूमन मानते हैं कि यहाँ जो आर्य हैं, आर्य जाति निवास करती थी। कौन करती थी? आर्य जाति निवास करती थी और आर्यों ने ही वेदों की रचना की। आर्यों ने ही वेदों की रचना की है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये तो ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं, ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। तो अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मतभेद हैं कि वास्तव में आर्य कौन थे और कहां से आए हैं। तो हम कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते कि आर्य कौन थे, लेकिन जो भी थे, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब आर्यों ने यहां आकर के, यहाँ जो लोग रहते थे वो थे अनार्य, जो श्रेष्ठ नहीं थे। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में इन आर्यों की विजय होती है और आर्य भारत पर सत्ता काबिज कर लेते हैं। उसमें भारत नाम की कोई संस्था नहीं थी, उसमें इसको कहा जाता है भरत कबीला। या फिर वेदों में इसका नाम आएगा सप्त सिंधु प्रदेश। क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश इसका नाम है, यानी सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र। और वैसे भारत का नाम भी इंडिया पड़ा है इंडस नदी। इस सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस कहा जाता है और इंडस नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया है। यहाँ आकर के पहले देखते हैं आर्यों के बारे में। ठीक है, आर्यों ने किसकी रचना की? वेदों की रचना की। कब की? आर्यों ने कितने वेद बनाए? 4। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद, चौथा था अथर्ववेद।
ठीक है। ऋग्वेद की रचना है वो सबसे पहले हुई है 1500 ईसा पूर्व में, और इनकी रचना हुई है 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ये वेद सबसे पहले लिखा गया और ये तीनों बाद में लिखे गए। अब ये जो लिखा गया उस समय आर्यों का आगमन और वहां की उस समय की परिस्थिति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसमें ऋचा है कुल 1028। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है, यज्ञ और कर्म कांड, यज्ञों और कर्म कांडों का वर्णन है। उन यज्ञों के लिए जो मंत्र थे, मंत्रों का उच्चारण व संगीत की जानकारी सामवेद में, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। और अथर्ववेद में देखते हैं, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। इसको वैदिक काल, इसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं आर्यों की सामाजिक स्थिति। उस समय आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी। पहले देखते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ना, वो पढ़ाना और यज्ञ करना। ठीक है ना, यज्ञ करना, पढ़ना और पढ़ाना इन ब्राह्मणों का काम। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, रक्षा करना या राज कार्य करना इनका काम था। वैश्य का काम था व्यापार और शूद्रों का काम था समाज सेवा। ठीक है ना, समाज सेवा और कृषि, ये इनके काम थे। अब सबसे पहले जिस समय, इसको वर्ण बोलते हैं, वर्णों की उत्पत्ति हुई उस समय है ना, वो वंशानुगत न होकर के कर्म के अनुसार थे। कर्म के अनुसार वर्णों का निर्धारण किया जाता था। एक व्यक्ति ब्राह्मण था, उसका बेटा क्षत्रिय हो सकता है, उसकी पिताजी वैश्य हो सकते हैं और उसकी पत्नी शूद्र हो सकती है। क्योंकि वो पढ़ता था या यज्ञ करता था, वो ब्राह्मण बना। उनका बेटा है वो सेना में था या राजकार्य करा तो वो क्षत्रिय बना। वैश्य व्यापार करता है, शूद्र जो समाज सेवा करता है। यानी वर्तमान जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था किस आधार पर है? वंशानुगत। यानी शूद्र के घर में अगर जन्म लिया है तो वो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन जिस समय वर्णों की उत्पत्ति हुई उस समय वंशानुगत न होकर किस आधार पर? कर्म के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 से 3 बार अपने वर्ण परिवर्तन कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे इन वर्णों में ज्यादातर कटुता आई। क्षत्रिय थे वो, उनका बेटा ही वही काम करने लगा। ठीक है ना, वैश्य का बेटा वही वैश्य का काम करने लगा। व्यापार का काम शूद्र का वही काम था। अब पिता का काम बच्चों ने करना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से ये वर्ण थे वो स्थायी हो गए। और आधुनिक काल में वर्ण क्या है? स्थायी हो गए। और इसमें फिर कई जातियां होती है। तो इस समय ये तो थी समाज की स्थिति। और देखते हैं स्त्रियों की क्या स्थिति थी उस समय।
बहुत सम्मानजनक स्त्रियों की स्थिति उस समय वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन किया जाता था। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। उसके अलावा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। इसका मतलब उस समय नारियों की जो स्थिति, नारी की स्थिति अच्छी थी, नारी की स्थिति अच्छी थी। पुरुषों के समान ही नारियों को अधिकार दिए गए थे, लेकिन समाज था वो पुरुष प्रधान था। समाज पुरुष प्रधान था, नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके अलावा देखते हैं तो समाज है वो सहयोग था, सहयोगी था, एक दूसरे के सहयोग से चलता था। तो ये तो थी सामाजिक स्थिति। अब देखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मुख्य जो व्यवसाय था आर्यों का वो था कृषि। कृषि के साथ वो व्यापार भी करते थे, ठीक है ना। कृषि के साथ व्यापार भी करते थे। इनका जो उसमें मुद्रा का चलन नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान उस समय करते थे। उसके अलावा व्यापार का भी वर्णन मिलता है कि व्यापार भी करते थे। ये दुनिया के देशों के साथ व्यापार करते थे। इस समय गाय का अत्यधिक महत्व था। हमने कुछ दिन पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वहां पर गाय का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस वैदिक काल में गाय है वो महत्वपूर्ण पशु था। सबसे इंपॉर्टेंट पशु था वो गाय था। ब्राह्मणों को दान में भी गाय दी जाती थी। किसी कन्या को अगर भी दान देना था वो भी गाय के स्वरूप दिया जाता। और एक जगह लिखा हुआ है कि एक जो इंद्र की मूर्ति है उसकी कीमत है 10 गाय। कीमत कितनी है? 10 गाय। इंद्र की मूर्ति की कीमत कितनी है? तो 10 गाय। यानी गाय है वो मुद्रा का काम भी करती थी। तो ये तो थी आर्थिक व्यवस्था। अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। उस समय राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? आर्यों के समय राजनीतिक व्यवस्था भी ठीक ठाक थी। राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं कि उस समय सबसे जो बड़ी जो संस्था थी वो तो थी राष्ट्र, और सबसे छोटी जो थी वो थी कुल। वो थी कुल। कुल के बाद गांव, गांव के बाद विश्व, विश्व के बाद राज्य। ये उस समय हुआ करते थे। उस समय देखते हैं तो जो राजा था वो क्या था? वंशानुगत राजा था, वो वंशानुगत था। यानी राज्य की देवी सिद्धांत पर वो आधारित था। यानी राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन राजा है वो निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था। राजा के ऊपर अंकुश था। किसका था? दो संस्था हुआ करती थी, एक थी सभा और एक थी समिति। इसमें से बड़ी कौन हो सकती है? देखिए, सभा कुछ लोगों की बैठते, समिति जिसमें सभी लोग होते हैं,
समिति जिसमें सभी लोग, अब समिति की सभा होती है, किसकी सभा होती है? समिति में कितने मेंबर है? 50, 500 मान लें। समिति में कितने मेंबर है? 500। सभा हुई, सभा में कितना है? 100। तो ये तो है समिति और ये है सभा। बड़ी कौन है? समिति बड़ी। बड़ी कौन है? समिति। सभा छोटी है। सभा को राजा का मंत्रिमंडल या तीर्थ कहा जाता था। राजा के सहयोग के लिए जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसी को सभा कहा जाता था। और जो सभी जो गांव वाले जो जिसमें बैठक में भाग लेते वो होती समिति। उसमें सभा और समिति का वर्णन मिलता है। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, उसमें 4 आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। उसमें मनुष्य की जो आयु थी वो 100 वर्ष निर्धारित की थी। हर मनुष्य वो 100 वर्ष लगभग जीता था। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लगा करके 25 वर्ष तक। ये गृहस्थ आश्रम 26 से लगा करके 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ 51 से लगा करके 75 वर्ष तक। और संन्यास आश्रम 76 से लगा करके जब तक उसकी मौत होती है तब तक। ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल काम था पढ़ाई, बालक का काम था केवल पढ़ाई। गृहस्थ आश्रम में शादी करने के बाद घर परिवार का बोझ और काम करना। वानप्रस्थ में समाज की सेवा करना। और संन्यास में फिर वो कोई इच्छा नहीं रखेगा और वो सब प्रकार का घर का त्याग करके वो जंगल में जाएगा और वहां पर भजन वगैरह करेगा। ये तो थी आश्रम व्यवस्था। उसमें पुरुषार्थ व्यवस्था। पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ठीक है ना? धर्म से कार्य करते थे, अर्थ की कमाई करते थे, काम भी उनका जरूरी था। वानप्रस्थ आश्रम में ये होता, गृहस्थ आश्रम में। और अंतिम जो वो था मोक्ष की प्राप्ति।